लास्ट वाले इसमें हमने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो उसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस करे थे और हमने ये किया था कि हम 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, द सेकंड इज गैसेस एंड लिक्विड्स एंड द थर्ड इज लिक्विड्स एंड लिक्विड्स। ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट काइंड ऑफ योर सॉल्यूशंस, दैट इज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के एग्जांपल्स आपके क्या हुए? Salt plus water, ठीक है। Another example which we can take is sugar plus water, ठीक है। ये तो आपके हो गए solids and liquids when हम लोग polar solutes ले रहे हैं और polar ही solvent ले रहे हैं। अगर by chance हम लोग लें, जैसे for example हमको sand को dissolve करना है, तो sand को हम water के अंदर dissolve नहीं कर सकते। अगर हम सैंड को वाटर के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? सैंड जो है वो सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए सैंड को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डालते हैं, फॉर एग्जांपल योर कार्बन डाइसल्फाइड। तो सैंड आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होगी। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस, ये जो दो हमने डिफरेंट फैक्टर्स करे हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं उन फैक्टर्स को, फैक्टर्स ऑन विच solubility of solids in liquid depend. Before going on to the details of this, before going on to factors, हम यहाँ पे एक नया टर्म पढ़ रहे हैं which is known as your solubility. So let's understand कि हमारी solubility क्या है। सॉल्युबिलिटी हमारी तब होती है किसी भी एक सॉलिड की एक लिक्विड के अंदर, जब वो सॉलिड उस लिक्विड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। सो जब भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड के साथ रिएक्ट करेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं? दैट प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन, ठीक है। दैट इज नोन एज योर डिसोल्यूशन। और अगर ये सॉलिड आपका जितना डिसॉल्व होना है हो गया, उसके बाद वो लिक्विड के साथ रिएक्ट करना बंद कर दे, तो एक डिसोल्यूशन का ऑपोजिट प्रोसेस शुरू हो जाता है व्हिच इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड अगर रिएक्ट कर रहे हैं या फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन उन दोनों के रिएक्ट कर रहे हैं, तो प्रोसेस जो है वो क्या है? डिसोल्यूशन। और अगर आपका ऑपोजिट प्रोसेस डिसोल्यूशन का चलने लग जाता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। अब हम बोल रहे हैं कि नो मोर ऑफ अ सॉल्यूट dissolves, no more of a solute dissolve in a liquid. तो अगर no more of a solute dissolves in a liquid, इसका मतलब क्या हुआ? The solution that is what? Saturated. मतलब no more bonds can be made by the solid towards the liquid. There are no bond formation which is taking place, hence no interaction is taking place. Such a saturated solution, we give it another term. It may also be a concentrated solution, कि already solid उसमें जो है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि solid के molecules solvent के molecule से react करने के लिए मना कर देते हैं, ठीक है। ये जो saturated solution आपकी बनती है, this is at a specific temperature. जनरली हम लोग ये जो टेम्परेचर है ये कौन सा रखते हैं? रूम टेम्परेचर, ठीक है। सो व्हेन योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज मेड, ये दोनों जो आपके प्रोसेसेस हैं, ये दोनों प्रोसेसेस आपके इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
solution, your rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization, और in other words हम बोल रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपकी कौन सी हुई? इन विच मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व, ठीक है। जनरली आपकी जो सॉल्यूशन होती है वो अनसैचुरेटेड होती है। अगर आप उसमें शुगर डालते रहोगे तो एक पॉइंट आएगा कि एक ग्लास में और शुगर जो है वो डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी। कितनी शुगर डाल सकते हो आप? इतना सा आपने एक ग्लास लिया है, 1 चम्मच डालोगे डिसॉल्व हो गया, 2 डाले, 3 डाले, 5 डाले, 10 डाले, 2 किलो चीनी इतने से ग्लास में नहीं डिसॉल्व हो सकती, ठीक है। सो आपकी जब वो एक फुल स्टॉप लग जाता है कि अब और उसमें आपका सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो सकता, दैट गिव्स राइज टू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड एट सैचुरेशन जितनी आपकी डिसॉल्व होती है उतनी ही वापस क्रिस्टलाइज हो जाती है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड, ठीक है। सो हम लोग बेसिकली सॉल्युबिलिटी क्या बोलते हैं फिर? सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट of solute dissolved in a specific amount of solvent. Mole fraction. Dissolved in a specific, no it's not mole fraction, specific amount of a solvent. और वो जो specific amount solvent का है वो हम कितना ले रहे हैं? We are taking it as 100 grams, ठीक है। Amount of solute dissolved in 100 grams of solvent, that is what your solubility is, ठीक है। Now depending upon this term solubility, अब हम factors जो है अपने वो देखते हैं। क्या factors हैं? The first factor on which your solubility is depending, the first factor that is type of solute and solvent, type of solute and solvent। हम बोलते हैं कि केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जितने भी आपके पोलर सॉल्यूट्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व होंगे, और जितने भी आपके नॉन पोलर हैं वो सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो गए। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया है कि सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल और शुगर और वाटर का एग्जांपल। आपको पता है कि सॉल्ट आपका जो है वो आयनिक है, NaCl, whereas जो शुगर है दैट इज नॉन आयनिक और दैट इज कोवैलेंट, ठीक है। सो अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी वाटर में होती है दैट इज मच मोर देन the solubility of sugar in water. It means आपका जो salt है वो क्या कर रहा है? water के साथ react कर रहा है, ठीक है। so जितनी easily आपका salt water के साथ react करता है या आपका solute water के साथ react करता है, उतनी ही solubility जो है that is going to be more. so all polar or ionic solids, they are soluble in water, ठीक है। whereas all non-polar solutes are soluble in organic solvents, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड आपका जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर का डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड्स के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होता है, या डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूट्स के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होता है। तो सेकेंड आपका क्या आ गया?
होती है, हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं. वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल्टा H इज पॉजिटिव. यहां हम बोलते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के साथ प्रोसीड करती है. ठीक है, जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं या डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है. तो फॉर ऑल दोस द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, for all endothermic processes solubility that is going to increase with increase in temperature. Examples हम इसके ले सकते हैं NaCl, AgCl, AgNO3, Ki. ठीक है, so these are a few examples जिसकी solubility increase करती है with increase in temperature. सेकेंड हमारा आ गया एक्सोथर्मिक. वी नो दैट एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H that is going to be negative, right? और these reactions they proceed by evolution of heat. Heat in this case that is going to be given out. For all these processes solubility decreases solubility decreases with increase in temperature. ठीक है, अब कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्ट्स होते हैं. अच्छा, इसका भी आप एग्जांपल ले सकते हो. लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट. ठीक है, अब कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली अकर करते हैं. वो कौन से सॉल्ट्स हैं हमारे? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कौन से होते हैं? जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंग सोडा. ठीक है, फिर आपका ग्रीन विट्रल, आयरन सल्फेट और 7H2O को हम ग्रीन विट्रल बुलाते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आपका यू कैन टेक अनदर एग्जांपल ग्लोबल सॉल्ट. ग्लोबल सॉल्ट, सोडियम सल्फेट को हम ग्लोबल सॉल्ट बुलाते हैं. अब इन दिस केसेस आप देखते हो कि सबके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. इसके पास 10 मॉलिक्यूल्स, इसके पास 10 मॉलिक्यूल्स, उसके पास 7 मॉलिक्यूल्स. अब यहाँ पे जब भी हम इसकी सॉल्युबिलिटी करने लगते हैं तो सॉल्युबिलिटी में पहले ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करेगा. जब तक ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करता है तब तक जो हमारा प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है. तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है. तो इसका मतलब जब तक ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे ही ये अपना सारा का सारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा प्रोसेस एक्सोथर्मिक बन जाता है और सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस को हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं. सो लेट्स सी, ग्राफिकली हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. हम दो तरह से कर्व्स बनाते हैं. वन विच इज नोन एज योर solubility continuous curves. Solubility continuous curves एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों प्रोसेसेस के लिए बनते हैं. ठीक है, सो
इस तरह से हम ग्राफिकली इसको शो करते हैं। वी आर गोइंग टू टेक द टेम्परेचर ओवर हियर एंड द सॉल्युबिलिटी ओवर हियर। ठीक है, सो पहले एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राफ फॉर AgNO3, दिस इज द ग्राफ फॉर Ki। तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप यहां पे देखो अगर कि लो टेम्परेचर्स में भी इनकी सॉल्युबिलिटी ऑलरेडी काफी हाई है ना। सो अगर लो टेम्परेचर्स पे इसकी सॉल्युबिलिटी काफी हाई है, सपोज हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री ले रहे हैं, तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा आयनिक है, ये इजिली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं इवन एट लो टेम्परेचर्स। दैट इज व्हाई उनकी सॉल्युबिलिटी जो है दैट इज गोइंग टू बी हाई। ठीक है, उसके बाद आपका आता है NaNO3, स्लाइटली कर्व्ड सोडियम नाइट्रेट आ गया। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट के बाद आता है आपका अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के बाद KCl और KCl के बाद आपका आता है NaCl। दिस इज योर NaCl। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो लिथियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिमिलरली आपकी सीरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सो आपकी ये वाले कर्व्स, इनको हम कंटिन्यूअस कर्व्स क्यों बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कोई डिप्रेशंस नहीं है, कहीं पे भी कोई माउंटेन्स नहीं है, तो इसलिए दे आर फॉलोइंग वन स्मूथ लाइन, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कंटिन्यूअस कर्व्स। बट इन द केस ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आपके डिसकंटिन्यूअस कर्व्स आते हैं। व्हाई, बिकॉज पहले हम बोल रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करती है, फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, तो दे फॉर्म डिसकंटिन्यूअस कर्व्स। ठीक है, उसी तरह से हमने बना लेते हैं आपका सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर के बीच में कर्व। ठीक है, सबसे पहले हम बना रहे हैं सोडियम सल्फेट का। तो आप देख लो कि इसमें एक माउंटेन बन रहा है, इस माउंटेन से इस साइड आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट है और इस साइड आपका एनहाइड्रस। जब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है तो उसे हम क्या बुलाते हैं, एनहाइड्रस। तो जब तक ये हाइड्रेटेड है आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही ये एनहाइड्रस हो जाता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है। तो ये पहले आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, फिर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, जहां पे ये अपना पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करता है। ये वाला टेम्परेचर, दिस इज 32.8 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, सो ट्रांजिशन टेम्परेचर हमारा क्या हुआ, when the hydrated salts lose their water of crystallization and convert into anhydrous salts, that temperature is known as transition temperature. उसी तरह से हमारे पास FeSO4.7H2O है, सो इसका भी कर्व आपका कुछ इसी तरह से आता है। तो इस साइड आपका हाइड्रेटेड हो गया
इस साइड एनहाइड्रस हो गया, ओके। और इसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है दैट इज 61.8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? So this is your continuous curves and discontinuous curves and the effect of temperature. The third one which we are going to study, that is your effect of pressure. Effect of pressure. The effect of pressure on the solubility of solids on liquids is negligible. ठीक है? Why this happens? This happens because both the solids and liquids are incompressible. ठीक है? ना ही सॉलिड्स को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, ना ही हम लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स का प्रेशर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका किस चीज का हो रहा है? टेम्परेचर का, ठीक है। और ऑल्सो योर टाइप ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट, उसका भी इफेक्ट रहता है, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ solutions. The second type of solutions which we are going to do, that is your gases in liquids. Example दे दो मुझे gases in liquids के। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। सो सेकेंड हमारा जो हुआ दैट इज गोइंग टू बी, और एग्जांपल दे सकते हैं? वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है ना वाटर में। एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो उसी को ब्रीथ करते हैं जो ऑक्सीजन आपकी डिसॉल्व है। सो दैट इज अनदर एग्जांपल, ठीक है। सो गैसेस इन लिक्विड्स का हमने दो एग्जांपल्स दिए। वन इज ऑक्सीजन dissolved in water, which is essential for survival of aquatic life. Aquatic life हमारी क्या हुई? The plants and animals जो कि सी और ओशंस और रिवर्स में रहते हैं, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए, दैट इज ऑलवेज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। और अनदर हमने एग्जांपल ले लिया कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। सारे आपके बेवरेजेस, कोक, कोला, थम्स अप, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, सोडा वाटर, ठीक। सो लेट्स लुक एट द फैक्टर्स। Factors on which solubility of gases in solids depend. Sorry, gases in liquids depend. ठीक है। First again will be nature of the gas. We know that certain gases they are highly soluble in water. कौन कौन सी आपकी गैसेस जो कि बहुत ही ज्यादा soluble है वाटर के अंदर? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लो प्रेशर पे नहीं होती है, लो प्रेशर पे नहीं होती है नाइट्रोजन, हाई प्रेशर पे होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम
ठीक है। सो सारे जितने भी आप हीलियम भी आपकी जो है बहुत कम सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। जो बहुत ही ज्यादा सॉल्युबल आपके गैसेस हैं, दैट इज एट नॉर्मल कंडीशंस एंड ऑफ टेम्परेचर, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरीन, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये सारी क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि आप देखो इनको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये इजीली उनके साथ रिएक्ट कर जाती है। Whereas आप ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करोगे या नाइट्रोजन को रिएक्ट करोगे या हीलियम को रिएक्ट करोगे तो वो इजीली रिएक्ट नहीं होती। सो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देती है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बना देती है, ठीक है। उसी तरह से आपकी क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl बना देती है, ठीक है। सो द ऑल दोज व्हिच आर वेरी वेरी रिएक्टिव विद वाटर वही ज्यादा सॉल्युबल है। गैसेस व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दे आर नॉट सॉल्युबल। फॉर एग्जांपल the solubility of gases like oxygen, nitrogen, hydrogen, helium, all these gases is very very less, ठीक है। सो फर्स्ट ये उसके ऊपर नेचर ऑफ द गैस के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंड, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। We say that the process of dissolution of gases in liquids is exothermic, ठीक है। सो अगर वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा तो पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? The solubility will decrease with increase in temperature। It decreases with increase in temperature, ठीक है। अब अगर वो solubility decrease कर रही है तो इसका एक और रीजन हम क्या दे सकते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो ठीक है, और रीजन हम क्या दे सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी बहुत इंक्रीज होती है तो गैसेस जो है वो लिक्विड में से बाहर निकलने लग जाते हैं, बिकॉज दे अटेन अ लॉट ऑफ एनर्जी टू लीव द लिक्विड, ठीक है। सो एक हम उसका रीजन ये भी दे सकते हैं। थर्ड, जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन और फैक्टर which is pressure, ठीक है। प्रेशर गैसेस आर वेरी हाईली कंप्रेसिबल, ओके। तो होता क्या है कि अगर सपोज हमने ये एक बीकर लिया, क्लोज्ड एरिया है, ठीक है। इस पे हमने एक पिस्टन लगा दिया ऊपर से, वी आर टेकिंग वाटर इन दिस, ठीक है। और हमने कोई भी एक गैस डिसॉल्व करी तो ये हम उस गैस के मॉलिक्यूल्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक। अब हम प्रेशर इसके ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं? हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बाय पुशिंग द पिस्टन। तो जब हम इस पिस्टन को पुश करेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाएंगे। जैसे कि हमने पिस्टन को पुश कर दिया, molecules of the gases they will come closer, as a result of which they will start interacting with the molecules of the liquid, और वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब वो रिएक्ट करेंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वही हमने फर्स्ट वाले इसमें पढ़ा है फैक्टर में, ठीक है। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर हम क्या बोल रहे हैं कि हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और इसको एक साइंटिस्ट था जिसने इसके लिए एक लॉ दिया, which was known as your Henry's law. Before Henry's law was given, एक स्टेटमेंट पुट करी गई थी
कि mass of the gas dissolved is directly proportional to the pressure applied on the gas. ठीक है, तो इसने हेनरीज ने और डेल्टन ने दोनों ने मिलके इस मास को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, सो उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस is directly proportional to the pressure. ठीक है, where x is going to be the mole fraction and p is equal to the pressure of the gas, or your x is equal to k dash into p, where k dash is the constant of proportionality. k dash को हम नीचे ले आते हैं, तो ये रिलेशन हमारा ऐसे बन जाएगा 1 upon k dash into mole fraction is equal to pressure. ठीक है, अब 1 upon k dash आपका क्या हुआ? That is known as kh, where your kh is equal to 1 upon k dash. ठीक है, so kh यहाँ पे क्या है? kh is known as the Henry's constant. Okay, so mole fraction, अगर आपका प्रेशर ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व भी आपकी ज्यादा है. अगर प्रेशर आपका कम है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिसॉल्व भी कम है. ठीक है, अब हेनरीज का जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है? लेट अस सी. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Henry's constant? The first characteristic of Henry's constant is that kh for all gases is different. kh for different gases have different values. ठीक है, kh for different gases have different values. So अगर आप नाइट्रोजन ले रहे हो या आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो सबकी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट होगी. ठीक. सेकेंड, the value of kh increases with increase in temperature. ठीक है, तो आपकी जो kh की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल, अगर हम नाइट्रोजन की वैल्यू लेते हैं kh की एट 293 केल्विन, इट इज 76.48. ठीक है, whereas अगर हम नाइट्रोजन की 298 पे लेते हैं तो then it has a different value of 84.48. और अगर हम यही N2 की वैल्यू 303 केल्विन पे लेते हैं तो it further increases to 88.84. ठीक है, सो आप देख रहे हो कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू भी kh की इंक्रीज हो रही है. ठीक. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इफ kh इज हायर, solubility of the gas is going to be less. ठीक है, for higher kh, why? Because अगर आप यहाँ पे आ जाओ kh into x is equal to p, तो x आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, सो इट इज एन इनवर्स फैक्टर. अगर आपकी kh की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और अगर kh की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी. तो अब इसको और इसको अगर आप लिंक करो, यहाँ पे आपकी N2 की 293 पे 76.48 है,
298 पे 84.48 है और 303 पे 88.84 है। KH की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज व्हाई solubility will keep on decreasing with increase in temperature। तो वो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस वाला जो हमने फंडा यूज किया वो भी, और KH की वैल्यू के साथ भी हम देखें, इन बोथ द केसेस हम क्या देख रहे हैं कि solubility डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ओके, देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ? Applications of Henry's law। एक तो हमने ऑलरेडी कर दिया, आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में हमें पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब अंडर हेवी प्रेशर या अंडर लार्ज प्रेशर या मोर प्रेशर हम उसको डिसॉल्व करते हैं इन ड्रिंक्स। ठीक है, सो आपने देखा क्या है कि जब आप सोडे की बोतल खोलते हो तो उस वक्त क्या होता है, फिज निकलती है बाहर। वो फिज क्या है, आपने प्रेशर रिलीज किया, जब आप प्रेशर रिलीज करते हो तो उसमें से एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गश आउट करती है। तो वो जो फिज है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि उसमें से निकल रही है। आपने एक बोतल खोल दी, यूज कर ली, ठीक है, थोड़ी सी उसमें बच गई, तो आप 5-6-7 दिन रख के अगर उसको भूल जाओगे तो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगी। फ्लैट ही होते हैं ना, फ्लैट ही वर्ड यूज करते हैं कि तो फ्लैट होगी। फ्लैट का मतलब क्या हुआ कि उसमें से सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुकी है। ओके, वो ढक्कन से थोड़ी थोड़ी ऊज आउट होती रहती है क्योंकि हमने प्रेशर कम कर दिया हुआ, तो अल्टीमेटली सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अब अगर हम उसी बॉटल को उल्टा करके रख लें फिर क्या होगा, फिर वैसे ही क्यों रहेगी? प्रेशर तो मतलब नहीं जा रहा ना उससे, प्रेशर तो जा रहा है, मतलब गैस नहीं जा रही उससे। गैस उससे क्यों नहीं जाएगी? प्रेशर तो आपने इसका कम कर दिया ही है ना, ऑलरेडी आप इसको खोल चुके हो, लिड को आपने थोड़ा सा खोल दिया है। आपको पता है कि जो गैसेस हैं दे आर लाइटर, तो गैस जो आपके वो ऊपर की तरफ को चली जाएगी। जब वो ऊपर की तरफ को जाएगी तो यहां से तो उसको एस्केप करने के लिए कहीं पे भी जगह नहीं है। एस्केप तो वो यहीं से कर सकती है ना जहां से उसको आउटलेट मिल रहा है, वो इस साइड को फ्लो ही नहीं होती, वो उल्टी साइड को फ्लो हो जाती है। तो इसलिए जब भी आपने सोडा बॉटल्स या कोक वगैरह यूज करनी है और उसमें थोड़ी सी आपकी रह जाती है तो उसको सेव करने के लिए आप रेफ्रिजरेटर में उसको उल्टा करके रखो, उसकी शेल्फ वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये एक फर्स्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स इज एन एप्लीकेशन वेयर योर कार्बन डाइऑक्साइड is dissolved in liquids at high pressure। ठीक है, सेकेंड जो हमारा एग्जांपल इसकी एप्लीकेशन है दैट इज स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग क्या होती है कि जितने भी क्या कहते हैं उसको, देयर आर मेनी सी डाइवर्स जो अंडर द ओशन डाइव करते हैं। किस लिए डाइव करते हैं? कुछ लोग एज एन एडवेंचर डाइव करते हैं, पर कुछ लोग जो ओशन के अंदर जितनी भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको स्टडी करने के लिए वो अंडर द सी डाइव करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में कि उन्होंने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करे होते हैं। वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उसमें दो गैसेस रहती है, वन इज योर नाइट्रोजन एंड द अदर वन इज ऑक्सीजन। ठीक है, अब कोई भी डाइवर अगर अंडर द सी जाएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन जो है हमारे ब्लड के अंदर और हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर ज्यादा डिसॉल्व होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, सो नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर फटाफट से डिसॉल्व होने लग जाएगा। ओके, जब वो सी डाइवर्स बाहर निकलते हैं, आउट ऑफ द सी निकलेंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो गया, नाइट्रोजन गश आउट करेगा बॉडी के अंदर से।
जब वो नाइट्रोजन गश आउट करता है बहुत ही फोर्स के साथ, तो वो कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे बबल्स बना लेता है। ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे वो बबल्स बनाता है, वो कैपिलरी, वो जो बबल्स बनते हैं उनको हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, दे आर नोन एज बेंड्स। ठीक है, ये जो बेंड्स है they are very painful. Why they are painful? Because ये bubbles कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देते हैं या ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं। ठीक, समटाइम्स ये जो आपके बबल्स होते हैं या बेंड्स होते हैं, ये इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, which may be fatal, और डाइवर जो है वो मर भी सकता है। ठीक, सो अब क्या करने लग गए हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा हीलियम भी डालते हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, राइट। सो हीलियम आपका लेते हैं, मिक्सचर जो आपका होता है, हीलियम इज अप्रॉक्सीमेटली 11.7%, नाइट्रोजन आपका 56.2%, और जो लास्ट गैस इसमें लेते हैं दैट इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 32.1%। मेन पर्पस जिसके लिए हम हीलियम ले रहे हैं दैट इज द लेस सॉल्युबिलिटी, नंबर 1। ठीक है, अब अगर उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वो क्या करेगा, इन बेंड्स को अकर होने से रोकेगा। ठीक, सेकेंड, हीलियम का साइज बहुत छोटा होता है, क्योंकि उसका साइज छोटा होता है कि जैसे वो गश आउट करेगा कैपिलरी से, तो उसका रेडियस इतना छोटा है कि वो कैपिलरीज की रेडियस से भी कम है, तो वो उसके अंदर से इजीली फ्लो आउट कर जाता है। तो वो अगेन इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, इन बेंड्स को बनने नहीं देता। ठीक है, थर्ड आपका जो आ गया दैट इज माउंटेनियरिंग के लिए जाते हैं लोग हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड्स में क्या होगा, द प्रेशर इज गोइंग टू बी मोर और लेस, इट इज लेस। सो प्रेशर हाई एल्टीट्यूड्स पे आपका कम रहता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाती है। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर कम हो जाएगी तो हम लोग नॉजिया फील करने लग जाते हैं, वॉमिटिंग्स आने लग जाती है या चक्कर आने लग जाते हैं, और उसको स्टेट को हम क्या बुलाते हैं, इट इज नोन एज एनॉक्सिया। ठीक है, सो एनॉक्सिया में हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ब्रेन जो है इंपल्सेस को बॉडी की तरफ को नहीं भेज पाता, थिंकिंग पावर हमारी काफी कम हो जाती है, एंड दैट टर्न्स फेटल अगेन। ठीक है, लास्ट जो इसका एक आपका वो है इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, फोर्थ एप्लीकेशन, फोर्थ एप्लीकेशन इज द फंक्शन ऑफ लंग्स। ठीक है, अब लंग्स में जितनी भी आपकी क्या कहते हैं, लंग्स की फंक्शनिंग कहां पे यूज हो रही है आपकी, स्कूबा डाइविंग में भी यूज हो रही है ना, माउंटेनियरिंग में भी यूज हो रही है, दोनों भी यूज हो रही है। जो स्कूबा डाइविंग है उसमें क्या हुआ था कि प्रेशर हाई हो गया था तो बेंड्स बन गए, माउंटेनियरिंग में क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, तो एनॉक्सिया हो गया। ठीक है, इन बोथ द केसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जो लंग्स है वो इन्वॉल्व रहती हैं। तो इसलिए जब भी हम लोग लंग्स करते हैं डाइवर्स ड्यूरिंग डीकंप्रेशन, ऑक्सीजन इज डाइल्यूटेड विद, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, लेस soluble gas which is helium. ठीक है, so these are your 4 applications of Henry's law. पर Henry's law के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। Henry's law हमारा सारे प्रेशर्स और टेम्परेचर्स पे एक्ट नहीं करता, उसके लिए भी हमें KH की वैल्यू के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। So let's see what are those conditions. क्या कंडीशंस है वो,
limitations of Henry's law. First limitation of Henry's law is कि प्रेशर आपका जो है वो लो होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर शुड बी लो। अगर प्रेशर हाई होगा तो हेनरीज लॉ जो है वो लेस एक्यूरेट हो जाता है। एट हाई प्रेशर द हेनरीज लॉ बिकम्स लेस एक्यूरेट। सेकेंड, temperature should not be very low. Temperature should not be very low. The temperature should be moderate. ठीक है? Third, gas should not be very soluble. अगर बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगी तो वो रिएक्ट करने लग जाएगी बहुत ज्यादा लिक्विड के साथ, ठीक है। एंड फोर्थली, द गैस शुड नॉट रिएक्ट केमिकली। Should not react chemically with the solvent. So these are your limitations. So we've done two types of solutions today. First जो आपने करी वो कौन सी? Solids and liquids. किस किस के ऊपर डिपेंड करती है वो? Number one, nature of the solute and the solvent. Number two, temperature के ऊपर. Endothermic के लिए solubility increases with increase in temperature. Exothermic के लिए solubility decreases with increase in temperature. और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के लिए पहले इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है। फिर थर्ड हमने क्या किया, प्रेशर का कोई भी ज्यादा इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है, ठीक है। द सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस वी डिड वाज गैसेस एंड लिक्विड्स। अगेन वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? नेचर ऑफ द गैस के ऊपर। सेकंड, टेम्परेचर के ऊपर। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और थर्ड, प्रेशर के ऊपर। और प्रेशर के ऊपर कौन गवर्न कर रहा है उसको? हेनरीज लॉ, ठीक है। अब हेनरीज लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमने करने, दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके।